आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए, आज की ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन सभी प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो साइंस के कुल 70 क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और 70 में अगर आप लोगों ने मान लीजिए 60 प्रश्नों के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि साइंस की जो आप लोगों की तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न रहेगा कि विद्युत धारा का मानक इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या जूल? विद्युत धारा की मानक इकाई को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेगा, दूसरा प्रश्न है हमारा, एक धारा प्रवाहित करने वाला तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे किसने सिद्ध किया? न्यूटन, फैराडे, ओम, हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड? एक धारा प्रवाहित करने वाला तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह सिद्ध किया था हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त सभी? एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? देखिए, तापीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न होता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न रहेगा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किसे मानते हैं? इलेक्ट्रॉन की दिशा, प्रोटॉन की दिशा, सकारात्मक आवेश की दिशा, नकारात्मक आवेश की दिशा? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किसे मानते हैं? सकारात्मक आवेश की दिशा। तो सकारात्मक आवेश की दिशा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, पांचवा पांचवा प्रश्न है, एक सामान्य स्थायी चुंबक के दोनों ध्रुवों के नाम क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ, पोल और पोल, ए और वी, सकारात्मक और नकारात्मक? एक सामान्य स्थायी चुंबक के दोनों ध्रुवों के नाम क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। छठा प्रश्न देखेगा, विद्युत के संचालन में ओम का नियम किसका संबंध है? वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, करंट और चुंबकत्व, वोल्टेज और चुंबकीय क्षेत्र, डी है प्रतिरोध और चुंबकीय क्षेत्र? विद्युत के संचालन में ओम का नियम किसका संबंध है? वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। तो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, सातवां, विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? वोल्ट, जूल, ओम या एम्पियर? विद्युत धारा को किस इकाई में मापा जाता है? तो गाइस, विद्युत धारा को जूल इकाई में मापा जाता है। तो जूल यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ये दक्षिण से उत्तर दिशा में होती हैं। तो दक्षिण से उत्तर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर 4। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेगा,
10वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का यूनिट क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का यूनिट क्या है? कूलम, एम्पियर, वोल्ट या ओम? इलेक्ट्रॉनों की संख्या का यूनिट होता है कूलम, इसे आप कूलम भी कह सकते हैं। तो कूलम यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न, किसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। लोरेंट्ज बल, फैराडे का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। किसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है? फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, तो गाइस अगला प्रश्न रहेगा 12वां। मानव शरीर में किस अंग में सर्वाधिक माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं? मांसपेशियां, हृदय, यकृत, लीवर या मस्तिष्क? मानव शरीर में किस अंग में सर्वाधिक माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में सर्वाधिक माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। तो मांसपेशियां इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न देखेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 14वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 14वां प्रश्न देखेगा, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सबसे उच्चतम स्तर किस स्थिति में होता है? उच्चतम कक्ष में, निचले कक्ष में, कक्ष के मध्य में, विद्युत आवेश की अनुपस्थिति में? किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सबसे उच्चतम स्तर किस स्थिति में होता है? उच्चतम कक्ष में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 15वां। निम्नलिखित में से किसका शारीरिक गठन यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुरूप है? रचनात्मक कोशिका, जलता हुआ दीपक, पतंग या विमान? निम्नलिखित में से किसका शारीरिक गठन यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुरूप है? विमान। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, विमान। 16वां प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न क्या है कि द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे याद कर लीजिए। द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, डार्विन ने, लियोनार्डो दा विंची या लोवाइजी? द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत लेवाइजी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवों के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? कौन सा तत्व जीवों के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाइस ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखेगा। 18वां प्रश्न रहेगा हमारा, रमन प्रभाव क्या है? प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश के कणों की ऊर्जा का परिवर्तन, प्रकाश का विपवर्तन? रमन प्रभाव क्या है? प्रकाश के कणों की ऊर्जा का परिवर्तन, इसे हम कहते हैं रमन प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19वां। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC या मीथेन? कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम बोलते हैं CFC। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, टेट्राहाइड्रल संरचना का उदाहरण क्या है भाई? बेंजीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? टेट्राहाइड्रल संरचना का उदाहरण है मीथेन। तो मीथेन यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने प्राकृतिक रूप में गैस अवस्था में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी। कौन सा तत्व अपने प्राकृतिक रूप से गैस अवस्था में पाया जाता है? देखिए, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सभी। 22वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस, 22वां प्रश्न हमारा रहेगा, किस तत्व की कमी से पौधों में हरे रंग की कमी और पत्तियों का मुरझाना होता है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर? मैग्नीशियम तत्व की कमी से पौधों में हरे रंग की कमी और पत्तियों का मुरझाना होता है। तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 23वां प्रश्न देखेगा। 23वां प्रश्न है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण में किस रंग की रोशनी सबसे अधिक प्रभावी होती है? लाल और नीली रोशनी, हरी रोशनी, पीली रोशनी या बैंगनी रोशनी? पौधों के प्रकाश संश्लेषण में लाल और नीली रोशनी सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, 24वां प्रश्न, कौन सा पदार्थ नाइट्रोजन को हरा पौधों में प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित करता है? बैक्टीरिया, फफूंदी, ह्यूमस, शाकाहारी जीव? कौन सा पदार्थ नाइट्रोजन को हरा पौधों में प्रयोग करने योग्य में परिवर्तित करता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, 25वां प्रश्न क्या है, किस प्रक्रिया में पौधे हरे रंग की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, अपघटन? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो 26वां प्रश्न देखेगा, पौधों द्वारा अवशोषित जल का अधिकांश हिस्सा किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? परिवहन, श्वसन, प्रशंसा, उर्वरक? पौधों द्वारा अवशोषित जल का अधिकांश हिस्सा श्वसन प्रक्रिया के द्वारा निकलता है। श्वसन, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा शर्करा का रूप पौधों में पोषण के लिए परिवर्तित होता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रालोज? कौन सा शर्करा का रूप पौधों में पोषण के लिए परिवर्तित होता है? आंसर आपका जाएगा ग्लूकोज के साथ में, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखेगा। 28वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस पदार्थ का प्रयोग करके पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाती है जो नाइट्रोजन गैस को यौगिकों में बदल देता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 29वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 29वां प्रश्न देखेगा, जो जानवर अपने भोजन का मुख्य स्रोत पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या परजीवी? मान लीजिए जो जानवर अपने भोजन का मुख्य स्रोत पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, पौधों के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? पाचन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या पुनरुत्पादन? पौधों के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का उपयोग होता है। श्वसन, ऑप्शन नंबर सी जो है श्वसन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा, नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है जिसे पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड? नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है जिसे पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं? तो नाइट्रेट ऑप्शन नंबर वी जो है
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है भाई? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस 32वां प्रश्न देखेगा। 32वां प्रश्न रहेगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? मुंह, पेट, आंत या ग्रासनली? मुंह। आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 34वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 34वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पौधों के लिए कौन सा पोषण तत्व सबसे महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रकाश संश्लेषण कर सकें? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस? पौधों के लिए कौन सा पोषण तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वे प्रकाश संश्लेषण कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। मनुष्यों में वसा का पाचन कहाँ होता है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या मुंह? तो गाइस मनुष्यों में वसा का पाचन छोटी आंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 36वां प्रश्न देखेगा। 36वां प्रश्न है, पोषण के लिए जिन कारकों की आवश्यकता होती है उनमें से कौन सा नाइट्रोजन को अमीनो अम्लों में बदलता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 37वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 37वां प्रश्न देखेगा। 37वां प्रश्न है, पौधों में जल की भूमिका क्या होती है? पोषक तत्वों का परिवहन, ऊर्जा का स्रोत, कोशिका की संरचना बनाए रखना, उपयुक्त सभी? पौधों में जल की भूमिका क्या होती है? उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपयुक्त सभी। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 38वां प्रश्न देखेगा। मनुष्यों में विटामिन बी12 किससे प्राप्त होता है? पौधों से, पशु उत्पादों से, सूर्य से, दोनों ए और बी से? तो मनुष्यों में विटामिन बी12 जो है ना पशु उत्पादों से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में, पशु उत्पादों से। अगला प्रश्न देखेगा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी, जल, हवा, पोषक तत्व? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की रोशनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, सूर्य की रोशनी। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 40वां प्रश्न देखेगा। 40वां प्रश्न है गाइस कि प्रोटीन किसका मुख्य स्रोत होता है? फल, अनाज, मांस या दूध? देखिए प्रोटीन जो है ना ये मांस का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मांस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सो गाइस 41वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा उत्पन्न गैस ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए जो है गैस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गैस 42वां प्रश्न देखेगा। कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट? कोशिका की जो दीवार है ना ये सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस 43वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 43वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न। कोशिका विभाजन, ऊर्जा का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका की रक्षा? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। किस कोशिका में अंग में डीएनए पाया जाता है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे आप ठीक कर लीजिए। किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? नाभिक, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। आंसर जाएगा नाभिक न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप याद कर लीजिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। ऊर्जा का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, कोशिका विभाजन। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न देखेगा, तो 46वां प्रश्न क्या है। 46वां प्रश्न रहेगा गाइस, कौन सा अंग कोशिका में भोजन का संग्रह करता है। कौन सा अंग कोशिका में भोजन का संग्रह करता है। वैक्यूल। तो वैक्यूल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 47वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 47वां प्रश्न रहेगा, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका को आकार प्रदान करना, कोशिका के अंदर का वातावरण नियंत्रित करना, कोशिका का कोशिका का पोषण करना, डी है कोशिका का विभाजन करना। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका के अंदर का वातावरण नियंत्रित करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 48वां प्रश्न है, किस कोशिका अंग में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक। किस कोशिका अंग में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखोगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लिसोसोम, गोल्गी संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, जो कोशिका अंग खाद्य पदार्थों और हानिकारक कचरे को नष्ट करता है वह क्या कहलाता है। जो कोशिका अंग खाद्य पदार्थों और हानिकारक कचरे को नष्ट करता है वो कहलाता है लिसोसोम। क्या कहलाता है। लिसोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लिसोसोम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, कोशिका में पानी और खनिजों का मुख्य भंडारण किसमें होता है। कोशिका में पानी और खनिजों का मुख्य भंडारण वैक्यूओल में होता है। किसमें होता है। वैक्यूओल। तो वैक्यूओल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखेगा, प्रजनन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। प्रजनन क्या है। जीवन का निर्माण, जीवन का समाप्ति, नए जीवन का निर्माण, मृत्यु का कारण। प्रजनन क्या है। नए जीवन का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, पौधों में प्रजनन का कौन सा प्रकार होता है। यौन प्रजनन, अजैव प्रजनन, ए और बी, कोई नहीं। पौधों में प्रजनन का कौन सा प्रकार होता है। यौन प्रजनन और अजैव प्रजनन। तो दोनों ए और बी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किस प्रजनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। यौन प्रजनन, अजैव प्रजनन, कोशिका विभाजन, किसी का नहीं। किस प्रजनन में दो जीवों की आवश्यकता होती। तो यौन प्रजनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो यौन प्रजनन ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, फूलों में यौन प्रजनन के कौन से भाग होते हैं। पुष्पांग, पत्तियां, जड़ें या तने। फूलों में यौन प्रजनन के कौन से भाग होते हैं। पुष्पांग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा कि किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक जीव का योगदान होता है। यौन प्रजनन, अजैव प्रजनन, दोनों या कोई नहीं। किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक जीव का योगदान होता है। तो अजैव प्रजनन। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जंगली जानवरों में प्रजनन के लिए कौन सी प्रक्रिया आम है? यौन प्रजनन, अजैव प्रजनन, कोई प्रक्रिया नहीं होती या सभी? जंगली जानवरों में प्रजनन के लिए कौन सी प्रक्रिया आम है? यौन प्रजनन। तो यौन प्रजनन ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखेगा, मानव में प्रजनन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अंडाशय और अंडकोश, हृदय और रक्तवाहिनियां, जिगर और गुर्दे, मस्तिष्क और किडनी। मानव में प्रजनन के लिए कौन से अंग जिम्मेदार होते हैं? अंडाशय और अंडकोश। तो अंडाशय और अंडकोश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 59, संभोग के बाद अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को क्या कहते हैं? गर्भाधान, निषेचन, युग्मन, कोशिका विभाजन। संभोग के बाद अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अजैव प्रजनन के उदाहरण के रूप में किसका नाम लिया जा सकता है? मच्छर, बैक्टीरिया, मानव या बकरा। अजैव प्रजनन के दौरान उदाहरण के रूप में किसका नाम लिया जा सकता है? बैक्टीरिया का नाम लिया जा सकता है। तो बैक्टीरिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसकी मदद से पौधों में यौन प्रजनन होता है? पत्तियां, फूल, जड़ें या तने। आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शंस के साथ में फूल। तो फूल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।